हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 102 तक जो था क्वेश्चन देख लिए थे। तो चलिए 103 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है, यानी जो कालाकोट फील्ड कोल फील्ड है आपकी, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऑप्शन सी जो है जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो था 103 के लिए राइट ऑप्शन था। या कई बार ऐसे भी ऑप्शन में दिया होता है आपके पास, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आपका जो है, उत्तर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आपका जो है कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो JNK हो तो भी हो सकता है, या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये ऑप्शन ए जो है झारखंड, झारखंड में जो धनबाद है, धनबाद भारत का सबसे पुराना और समृद्ध कोयला क्षेत्र है। तो सबसे समृद्ध हो गया आपका झारखंड का धनबाद। और क्वेश्चन में जो पूछा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विवाह की औसत आयु उच्चतम है। तो विवाह की औसतन आयु जो है यहाँ क्रिश्चियंस, सिख, मुस्लिम और हिंदुओं में से सबसे ज़्यादा किसकी है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है 104 के लिए। जो औसतन आयु है आपकी क्रिश्चियंस की शादी करने की, वो 20.6 वर्ष है। लगभग 20.6 वर्ष आयु के जो क्रिश्चियंस हैं वो शादी कर लेते हैं। अगर जैन दिया होता है, जैनिज्म धर्म वाले, तो उनकी 20.8 ईयर है। जबकि बात करें सिखों की तो 19.9 ईयर जो है इसकी मीन एवरेज एज है शादी की। जबकि हिंदुओं और मुस्लिम की 16.7 के आसपास है। तो ऑप्शन ए 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की सेंसस के ऊपर ही है ये। जो केरला है वहाँ पर साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 93.91। और अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 96.02, और महिला साक्षरता दर है वहाँ पर 91.98। तो केरल सबसे हाईएस्ट है और पुरुष साक्षरता दर वहाँ पर 96.02 है। तो ऑप्शन ए 105 का राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं। जो भोटिया जाति है, जनजाति है, उसके जो चरवाहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम। 106 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है अंडवाल। जो भोटिया जनजाति के चरवाहे हैं उन्हें हम अंडवाल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था और 2021 में मई में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये एक महान पर्यावरण चिंतक थे और इन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया था। और इनका जन्म जो था टिहरी गढ़ीवाड़ यानी उत्तराखंड के मरोड़ा में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने भारत की उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जब ये चिपको आंदोलन चला था, से अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो था पेड़ों पर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहुगुणा ने चिपको का नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है को बनाया था। तो इनका नारा था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा, माफ कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो याद रखेंगे आप इनका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। उस समय जो था, जब ये क्वेश्चन पेपर आज आई थिंक 3-4 साल पुराना है, तो उसमें चीनी था। लेकिन अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं वो मिलियंस में, कुछ जो लोग हैं वो चाइना में बोली जाने वाली भाषा से ज़्यादा हो गए हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी आज के हिसाब से इसका सही आंसर होगा। तो इस टाइम जो है लगभग 1132 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं, जबकि 1117 मिलियन लोग जो हैं चीनी भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है। ऑप्शन ए जो है जापान को जो है भारत लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है और वर्तमान में भी जापान को ही सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है। इसके अलावा जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी, चुगोस्लाविया, इटली, श्रीलंका और म्यांमार आदि देशों में भी जो है
भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है, तो सर्वाधिक निर्यात जो है आपका जापान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कॉफ़ी है, कॉटन है, मैग्नीज है और माइका है, MICA। तो आपको बता दूं, जो माइका है उस वो जो दुनिया में जितना भी माइका है उसका 90% जो है भारत द्वारा ये जो है उत्पादित किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिया जो है माइका के प्रोडक्शन में और साथ साथ ही एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। तो 110 का ऑप्शन डी याद रखेंगे आप, माइका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का श्रेय किसको जाता है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज एट्रीब्यूटेड टू, तो आप सभी जानते होंगे न्यूटन जो है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 111 का। तो नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य को भोजन खाता है उसमें होती है, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें क्या होता है? तो 112 का ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, द फूड अ मैन ईट्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा जो है, याद रखेंगे आप 112 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल बूंद और बुलबुले पर परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, तो 113 का ऑप्शन जो है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी 113 के लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। तो तरल बूंदे और बुलबुले जो हैं पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, तो शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी जो है कॉनकेव मिरर। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अवतल मिरर का जो है हम प्रयोग करते हैं शेविंग मिरर के रूप में, याद रखेंगे आप 114 का सी जो है राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर आर मेड फ्रॉम, तो किस चीज़ से बनाए जाते हैं ट्रांजिस्टर? सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो बहुत ही प्योर सिलिकॉन से बने होते हैं और उसमें जर्मेनियम की भी कुछ फॉर्म होती हैं, तो जर्मेनियम सिलिकॉन वो तो है ही आपके पास। इसके अलावा जो है ट्रांजिस्टर में मेन कंपोनेंट सेमीकंडक्टर्स भी है, तो सेमीकंडक्टर्स जो है आपके ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, याद रखेंगे आप 115 का डी राइट ऑप्शन था। 116 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड अप ऑफ, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। टंगस्टन, आप सबको इसका आंसर पता भी होगा। तो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है टंगस्टन का, हम टंगस्टन को जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं, तो 116 का सी टंगस्टन राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ध्रुवा रिएक्टर, तो ध्रुवा रिएक्टर भी बोलते हैं हम इसको, तो याद रखेंगे आप 117 के लिए ए जो है राइट ऑप्शन है। जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है उसको हम ध्रुवा रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्रुवा रिएक्टर इज द इंडियाज लार्जेस्ट इन न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, इट वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन एशिया प्रॉपर, लोकेटेड इन, और ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका ध्रुवा रिएक्टर? मुंबई, और मुंबई में आपके जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पर ये है। तो इसके बारे में देखें तो इसके मतलब जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसमें जो है एक अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना हुई और जिसका नाम भारत के उस समय के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने ध्रुव रखा था इसका नाम। और ध्रुव का निर्माण भारत में स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास और कार्यान्वयन के में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीथाइलीन इज मेड फ्रॉम, तो जो पॉलीमर और पॉलीथाइलीन है वो किस से बनती है? तो ऑप्शन ए जो है इथाइलीन, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो पॉलीथीन है आपका पॉलीइथाइलीन है, माफ़ कीजिए, जो पॉलीइथाइलीन है वो इज़ अ पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम, वो एक पॉलीमर है, यानी
इथाइलिन एक पॉलीमर है जो कि बनता है, फॉर्म होता है इथाइलिन से, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये इथाइलिन क्या है? इथाइलिन इज अ गैस हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 28। तो याद रखेंगे आप कि व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथिलीन एथिलीन बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? एथलाइन। एथलाइन ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिफाइमाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर। तो ये जो ड्रग है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है रिफाइमाइसिन, ये किसके उपचार में प्रयुक्त होती है औषधि? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग जो है उसकी उपचार के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये दवाई क्या करती है? रिफाइमाइसिन जो टीबी जर्म्स हैं उनको मार देती है, इससे पहले कि वो आपको बीमार कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120। इसमें पूछा गया है मदिरा यानी शराब में होता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट पूछा गया हमसे मदिरा, जो मदिरा शराब है उसमें क्या होता है? तो आप गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इथानॉल और वाटर जो है मेन कंपोनेंट होते हैं जो भी आपके अल्कोहलिक बिवरेजेस होती हैं। यहाँ पे सी टिक किया गया है जो कि गलत है, मेरे हिसाब से यहाँ पे बी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, माफ़ कीजिए, ऑप्शन बी जो है 120 का राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अल्कोहलिक बिवरेजेस में आपके इथानॉल होता है और वाटर जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है। तो चलिए 120 का बी राइट ऑप्शन था। 121 देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, आप देख सकते हैं फ्यूमाजिलिन या फ्यूमागिलिन जो है वो क्या है एक? तो गूगल करेंगे तो आपको एंटीबायोटिक देखने को मिलेगी। यहाँ पर इंसेक्टिसाइड में टिक किया गया है तो ये नहीं होगा। 121 का बी जो है राइट ऑप्शन होगा, आप गूगल करके देख सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ और जानते हैं इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरियाई परजीवी संचरित हैं यानी मलेरियल पैरासाइट्स इज ट्रांसमिटेड बाई, तो किसके द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं? ऑप्शन बी जो है एनोफिलीज। एनोफिलीज क्या है? एक आपकी एक फीमेल टाइप की मॉस्किटो है। तो मलेरिया का जो ट्रांसमिशन होता है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय फीमेल मॉस्किटोज ऑफ, तो ये किस तरह की होती हैं? नाम है इनका एनोफिलीज टाइप की। तो ऑप्शन बी जो है 122 के लिए आप राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नट्स हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट इस 4 ऑप्शन है, कोकोनट, चेस्टनट, बीच नट और एलमंड। तो इसमें तो आपका चेस्टनट होता है। चेस्टनट में सबसे ज़्यादा जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और चेस्टनट को अगर हम हिंदी में देखें तो सिंघाड़ा जो होता है, जो पानी में एक पैदा होता है, ये आपका सिंघाड़ा फल आपने देखा होगा। तो सिंघाड़े में जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो 123 का बी जो है राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है टेनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तो किसके निर्माण के लिए टेनिन प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है इंक्स, इसके लिए राइट ऑप्शन है। जो देखिए जो टेनिन होता है आपका, ये प्रयोग में लाया जाता है चमड़े को टैनिंग करने के लिए। इसके अलावा जो आपकी फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में और कलरिंग के मॉडरेंट के रूप में भी, इसके साथ ही आपकी वाइन्स और जो बियर्स होती हैं उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। साथ ही इंक्स जो हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इंक्स जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो लेदर या फैब्रिक को डाई करने के लिए और या इंक्स में जो है हम टेनिन यूज़ करते हैं। तो 124 का सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 125 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, तो जो बटर है, मक्खन है, वो किसका एक अच्छा स्रोत है? तो अगर आप गूगल करेंगे आपको विटामिन ए और विटामिन डी दोनों देखने को मिलेगा। बटर में विटामिन ए भी होती है, विटामिन डी भी होती है। आंसर के हिसाब से यहाँ पे विटामिन ए टिक किया गया है। आई थिंक इसका जो मार्क्स हैं वो विटामिन ए और डी दोनों टिक करने वालों को मिले होंगे। अगर आप किसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन सिटीजन, इसमें से जो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, शरीर और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर चौथा ऑप्शन जो है वो है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो कौन सा अधिकार है जो कि फॉरेनर्स हैं उनको नहीं मिलता है और इंडियंस को मिलता है। मौलिक अधिकार जो हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में जो हैं ये दिखाए गए हैं, वर्णित हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वो भारतीयों को तो है लेकिन जो फॉरेनर्स हैं इंडिया में उनको ये अधिकार नहीं है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो 126 का बी जो है राइट ऑप्शन है, याद रखेंगे आप। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी भी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। जबकि स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये चुन कर आते हैं। और जो स्पीकर होता है वो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही चुनते हैं। हाँ, वो बाद में राष्ट्रपति को बताते हैं कि उन्होंने स्पीकर कौन सा चुना है, लेकिन सीधे तौर पर जो है राष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो भारत के जो लोकसभा स्पीकर है उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संघ सरकार यानी केंद्र सरकार या यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। इसका उच्चतम सिविल सेवक कौन है, तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट पे, जो गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोस्ट है वो कौन सी है संघ सरकार में यानी केंद्र सरकार में, तो ये आप याद रखेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो सबसे उच्चतम पोस्ट होगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो वर्तमान में यानी आज जून 2023 में जो है कैबिनेट सचिव का पद जो है राजीव गौबा के पास है। तो राजीव गौबा जो है इस समय जो है सबसे उच्चतम सिविल सेवक हैं भारत में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, तो कितने टाइम के अंदर जो है रखा जाना चाहिए ये। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1 माह के भीतर। आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 129 का ए राइट ऑप्शन था। अगला हमसे पूछा गया क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया जाता है। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, तो आप गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन नंबर ऑफ हाउसेज, कि राज्यसभा से जो है जो मेजोरिटी के साथ पारित होना चाहिए रेजोल्यूशन जो उप राष्ट्रपति को हटाने का है। इसके साथ साथ उसमें लोकसभा की भी एग्रीड होनी चाहिए, मतलब एग्री होने चाहिए लोकसभा के सदस्य भी, और वो जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ, जो कि आर्टिकल 67 में बताई गई है। तो केवल लोकसभा या और केवल राज्यसभा तो नहीं हो सकता। जॉइंट सेशन का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसको टिक किया गया है क्योंकि दोनों ही सदनों से ये पास किया जा सकता है, लेकिन पहले जो है राज्यसभा से होना चाहिए। लोकसभा की उसमें सहमति भी होनी चाहिए, राज्यसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए और लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी सिंपल जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एग्री होने चाहिए वो एक तरह से उसके लिए। तो ऑप्शन डी इसके हिसाब से सही है, लेकिन इनिशिएट राज्यसभा से हो तो वो ओनली नहीं बोल सकते। जैसे ऑप्शन बी ओनली लिखा है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। और तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।